मनसीब का तू मोती। आप मिठाई लेके गई थी वहाँ नवाब साहब के घर। हाँ, अब वो हमेशा ही मुनफरिद और अनोखा काम करती है। पता नहीं उन्हें दूसरों को तकलीफ पहुंचा के कौन सा मजा आता है। कोई अनोखा या मायूब काम नहीं किया आपने। और वहां भला किसको परेशानी हुई होगी? आबा का मकसद उनका मुंह मीठा कराना थोड़ी था, बल्कि वो तो उन्हें ये जताना चाहती थी कि हमारे लड़के को उनसे ज्यादा अच्छी लड़की मिल गई है और हम बहुत खुश हैं। क्या कह रही थी आप? इस खबर को सुनकर क्या रिएक्शन हुआ वहां पर? पता नहीं, उन्होंने अनवर को बताया और जब मैंने अनवर से पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि गुस्सा हो रहे थे कि खुदा के लिए नवाब खानदान का पीछा छोड़ दो, अगर अब्बा को पता चला तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। तो तुम तक ये खबर भी पहुंच गई कि जिस मोहब्बत को तुमने अपनी फरसूदा रिवायात की खातिर ठुकरा दिया, अब वो भी तुम्हारी नहीं रही अदर। क्या इस खबर ने भी तुम्हें नहीं झंझोड़ा? ये क्या बेवकूफ़ी है दुर्योधन। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सुमैया ने मुझे बताया, यकीन जाने बहुत दुख हुआ है। हमें मत समझाएं, हम अभी कुछ समझना ही नहीं चाहते। आपकी सब बातें रायगा जाएंगी। उसके लिए आप अपनी सेहत, अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं, जो आपका है ही नहीं। वो किसी और का हो चुका है अपनी मर्जी से। उसकी खुशियां, उसकी ख्वाहिशें किसी और के नाम लग चुकी हैं। फिर आप क्यों? फिर आप किसके लिए? मेरी बात गौर से सुने। किसी अपने के लिए ये तड़प, ये लगन समझ में आती है। देखें, जिंदगी में आपको लोग मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, लेकिन जिंदगी का सफर रुकना नहीं चाहिए, रमादमा रहना चाहिए। मैं जानता हूं फिलहाल आपको मेरी ये बातें समझ में नहीं आएंगी, मगर आप मेरे कहे हुए अल्फाजों पर बार बार गौर करेंगी, सोचेंगी तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। पता नहीं, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। उससे दूर रहने का फैसला ही हम पर इस कदर भारी था, और उस पर यह एहसास कि अब वो किसी और का है, जैसे हमारा कभी था ही नहीं। और उसके सब जज्बात किसी और के नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे, मुझे बस इतना बता दें किससे मिलने आए हैं, मैं बुला देती हूँ। मैं यहाँ किससे मिलने आऊँगा? आपको पता होना चाहिए। इस घर में आपकी आपा भी हैं और मंगेतर भी, बस इसलिए पूछ रही थी। आप प्लीज़ आपा को बुला दें। आप अंदर बैठे, मैं बुला कर लाती हूँ।
चले अब बहुत हो गया काम, ये लीजिए चाय। थैंक यू सो मच मदीहा, तुम कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल करती हो तुम मेरा। मेरी तारीफें बाद में करना, पहले चाय पीकर बताइए कि कैसी बनी है। खुशबू से तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह भाई, आप तो शायरी गुफ्तगू करने लगे। ना ना, शायरी गुफ्तगू नहीं, शायराना गुफ्तगू। हाँ वही। पता है, जब से हमारी शादी हुई है ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल रहा है। मैं बदल रही हूँ, तुम बदल रहे हो, सुमैया बदल रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम दिन ब दिन शायर होते जा रहे हो, और तुम दिन ब दिन मीठी होती जा रही हो, और सुमैया दिन ब दिन कड़वी होती जा रही है। हाँ सच में, पता है पहले वो कितना खुश रहा करती थी, हर वक्त किसी पटाखे की तरह यहाँ वहां फटी होती, मगर जब से मेरी शादी हुई है वो बिल्कुल सड़ी हुई रहती है, एकदम चुप सी। वजह जानती हो इसके बारे में? हाँ शायद। यही ना कि उसकी शादी नहीं हो रही बल्कि उसकी जिंदगी का सौदा हो रहा है। हाँ, तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपनी जिंदगी का सौदा किया है, और जानती हो ये सौदा किसके साथ किया है उसने? भाईजान के साथ। उसने भाईजान को कहा कि अगर तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाएगी तो वो भाईजान के साथ शादी कर लेगी, और फिर कुछ करना तो दूर, वो ये चाहती है कि ये बात मैं किसी को भी मत बताऊं, इवन कि तुमसे डिस्कस मत करूं मैं। क्या अम्मा जानती है इस बारे में? हाँ जानती है। जब हमारी मंगनी हुई थी तो उसके बाद भाईजान गए थे तुम्हारे घर, सुमैया का रिश्ता भी मांगा उन्होंने। और साथ में ये धमकी भी दी है कि अगर भाई की शादी वहां ना हुई तो हमारी शादी भी टूट जाएगी। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अगर सुमैया? नहीं मदिया, ऐसा हरगिज नहीं होगा, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा रोम रोम भाई के एहसानों तले दबा हुआ है। मैं सोचते हैं कुछ, लेकिन भाई नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी हैं वो, नहीं मानेंगे, तुम भी जानती हो ये बात। नौरीन बीबी, आपके लिए खुशखबरी है मेरे पास। हाँ बोलो। जी वो बिलाल साहब आए हैं। बिलाल? कहाँ? मैंने उन्हें उधर बिठा दिया है, कह रहे थे अपनी आपा से मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे सब पता है, मुंह से कहते शर्माते हैं, आए वो आप ही के लिए हैं। अच्छा सुनो, भाभी को उसकी आमद की खबर मत देना, नहीं तो सर पर सवार हो जाएंगी। ठीक है जी, मैं नहीं बताती हूँ। बता देना लेकिन थोड़ी देर तक। अरे आप कब आए? बस अभी अभी। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? आपा कहाँ हैं? बहुत ज़रूरी बात करनी है उनसे। मैं यही सोच रही थी कि आप मुझसे मिलने तो आ नहीं सकते। आपा को बुला दें प्लीज। जी। तुम सच कहती हो दुर्योधन, खो देने से भी ज्यादा तकलीफ उस एहसास से होती है कि जिससे हमने मोहब्बत की है वो किसी और का हो गया,
उसके दिल में कोई और आ बसा। सुमैया, 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 जी क्या सोच रही बेटा? नहीं, कुछ नहीं। मधिया का फोन आया था, वो और अकबर आएंगे रात को, शायद तुम्हारी शादी की तारीख रखने। तुम तैयारी कर लेना, खाना दोनों यहीं खाएंगे। मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ये रास्ता मैंने खुद चुना है, मुझे भी इसी रास्ते पे चलना है। वो रास्ता जो मुझे आदिल से मीलों दूर ले जाएगा। बिलाल, सब खैरियत तो है ना? जी, आपसे ज़रूरी बात पूछनी है। अच्छा चलो बैठो, बाद में पूछ लेना। अभी तुम आराम से खाना खा के जाओगे मेरे साथ। और तुम्हारी नौरीन से मुलाकात हुई? तुमने अच्छे से उससे बात तो की ना? भाई मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देना प्लीज। आप नवाब साहब के घर गई थी मिठाई लेके? हाँ, ये बात तुम मुझसे फोन पे भी पूछ सकते हो। प्लीज बताएं ना मुझे। हाँ, जब अब्बा को अपनी इज्जत का ख्याल ना करते हुए उस नवाब से माफी मांगनी पड़ी तो मैंने भी सोचा कि मैं तुम्हारी मंगनी की खुशखबरी उन्हें सुनाने चली जाऊं, और ढेर सारी मिठाई भी ले गई। फिर सबने ये सुन के क्या कहा? मेरा मतलब कैसा रिएक्ट किया उन्होंने? क्या बताया था आपने? तो तुम ये सब पूछने आए हो? इस बात की बेचैनी तुम्हें यहाँ लेकर आई है? प्लीज आपा मुझे बताएं मुझे उन सब ने क्या कहा। मेरा ख्याल था कि उन्हें अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा, लेकिन अफसोस की बात है बहुत ही कोई ढीठ लोग हैं, बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे थे सब। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह मुझे भी बहुत हैरत हुई थी। बड़े ही बेहिस लोग हैं, उनके सीने में दिल थोड़े पत्थर है, पत्थर। दुर्योधन ने कुछ नहीं कहा? कुछ तो कहा होगा। आप अब एक आंसू तो बहाया होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बिलाल, कहाँ जा रहे हो? रुको ना, अभी बैठो ना। इतनी जल्दी आए हो, फौरन से चले जाओगे? बिलाल मेरी बात तो सुनो। बिलाल, बिलाल मेरी बात तो सुनो। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रास्ता साफ कर आई हूं। ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है। चलो टेंशन नहीं लो। चलो आओ। अकबर, अकबर। जी भाईजान, बुलाया आपने? जी बुलाया मैंने। ससुराल जा रहा है? जी भाईजान। वापसी कब तक होगी? भाईजान मेरा वहाँ ठहरने का कोई इरादा नहीं है, बस मैं मधिया को छोड़ के वापस आ जाऊंगा। मधिया को छोड़कर वापस आ जाएगा? बात कौन मधिया करेगी? कौन सी बात भाई? अच्छा, अब तुझे ये भी याद नहीं? अपनी शादी क्या हुई ये भी भूल गया कि तेरी शादी किसने करवाई थी और किस शर्त पर करवाई थी? नहीं भाई, याद है मुझे, कुछ नहीं भूला। सब कुछ याद है ना? तो जाकर बात कर। तुझसे कहा था ना कि शादी की तारीख रख ले। भाई ये रिश्ता कुछ गैर मुनासिब नहीं, मेरा मतलब है उम्र में बहुत फर्क है, छोटी है आपसे। अच्छे रिश्ते उसके आ जाएंगे, ये अगर जुल्म मत करें तो। मुझे बातें मत सुना। जब तेरा रिश्ता तय हुआ था तो उस वक्त मैंने शर्त रखी थी
और उसने इस शर्त को बहुत खुशी से कबूल किया। जब मैं अपना वादा पूरा करके उसकी बहन को अपनी भाभी बनाकर इस घर में ले आया हूं, तो उसे भी अपना वादा पूरा करना चाहिए ना, वरना दूसरी सूरत में इसकी बहन वापस अपने घर जाएगी। उसकी बहन मेरी बीवी है भाईजान, और मियां बीवी का रिश्ता कितना तकद्दुस वाला होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे तोड़ सकता हूं मैं ये रिश्ता? बकवास मत कर। माफी मांगता हूं मैं आपसे, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है तो। छोड़ नहीं सकता मैं उसे। शाबाश। नवाब साहब। हाँ हुजूरी, आ जाओ। नवाब साहब, वो मुंशी आए हैं। सरकार, मुंशी साहब आए हैं। हाँ भाई, सुन लिया है, मुंशी आए हैं। हाँ, बुला लो उन्हें। सरकार, अब बैठक में तशरीफ नहीं लाएंगे? नहीं, यहीं बुला लो उन्हें। हजूर, पिछले काफी दिनों से आप कमरे से बाहर ही नहीं आए। भाई हमने कहा ना कि यही बुला ले उन्हें, क्यों बहस कर रही हैं आप? जी हजूर, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। भाई नाराज तो हमको होना चाहिए, तुम क्यों खामोश हो? साहब वो मैं खुशी हुई हमें ये जानकर, बहुत बड़े लोगों में तुमने रिश्ता तय किया है बिलाल का। वो शाइस्ता आई थी मिठाई लेकर। अरे नहीं नवाब साहब, वो तो हम जैसे ही लोग हैं। हाँ, तो फिर ऊंचे और इज्जतदार ही हुए ना। वक्त के थपेड़ों ने एक बात हमको बहुत अच्छी तरह समझा दी है कि इज्जतदार वही शख्स होता है जिसके पास पैसे होते हैं। ये पुरखों की इज्जत, ये नाम शाम, ये नस्ब, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं रखा इनमें। नवाब साहब, ज़ेब, ये खर्चे के लिए कुछ पैसे रख लो। हजूरी, आप ऐसा करें, राशन का सामान लेकर आ जाओ। अब्बा जी, मैं कुछ दिनों के लिए पिंडी जा रही हूँ, ज़रूरी काम है। कुछ ही दिनों में लौट आऊँगी, लेकिन पर जाते जाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप इनकार नहीं करेंगे। मुझे याद है, मांगने वाला कोई गैर क्यों ना हो, आप कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। आखिर बेटी, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि हमारे पास तुम्हें देने को अब कुछ नहीं है। है अब्बा जी, जो मुझे चाहिए वो
आप ही के पास है। मुझे आपका भरोसा चाहिए, इजाजत और साथ चाहिए। मास्टर साहब एक एकेडमी खोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि अदन उसमें पढ़ाए। इससे उसकी पढ़ाई में भी इजाफा होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मास्टर साहब की एकेडमी से बेहतर माहौल क्या हो सकता है? ये मास्टर ने हमसे खुद क्यों नहीं कहा? वो तो आपके गुस्से से डरते हैं। ये नामुमकिन है, दुर्योधन ये नहीं करेंगी। अबा जी, इल्म हासिल करके इल्म ही तो पढ़ाएगी। औरतें घर की जीनत होती हैं, इज्जत होती हैं। इज्जत घर के बाहर भी इज्जत होती है। इस तरह की बात करके अपनी तरबियत पर सवाल मत उठाइए। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बा जी इजाजत दे दें। अदन के इस कदम से आपकी शान में इजाफा ही होगा और उसे भी मोहताजियों से लड़ना आएगा। अब्बा जी प्लीज जवाब। भाई ठीक है, अब तुम बोल रही हो तो हमें सोचने का मौका तो दो, हम सोच के बताएंगे। हाँ अम्मा, मैं सुमैया के लिए सेट लेकर आई हूँ। है कहाँ वो? वो बावर्ची खाने में बेटा। माशाल्लाह बहुत प्यारा है बेटा, जाओ उसको दिखाना। मैं उसे दिखा कर आती हूँ। खाला, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो बेटा। क्या हो रहा है? चाय बना रही थी तुम लोगों के लिए। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, तुम जाके बैठो ना अम्मी और अकबर भाई के पास, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ये देखो, ये मुझे अकबर ने दिलाई हैं। बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। और ये सेट, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। मेरे लिए? ये तो अकबर भाई क्या सोचेंगे? क्यों लाई तुम मेरे लिए? अरे रखो, कुछ नहीं सोचेंगे। हम दोनों ने मिलके खरीदा है तुम्हारे लिए। सुमैया, तुमने मुझे भी नहीं बताया। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और ये बोझ तुम अकेले उठा रही हो। इतनी बड़ी कुर्बानी। मैं हमेशा तुमसे लड़ती रही, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। कितना बुरा भला किया है मैंने तुम्हारे साथ, और तुमने मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। मत करो ये शादी। आपी, मैंने इलियास को अपनी मर्जी से कबूल किया है। कोई दबाव नहीं, कोई कुर्बानी नहीं है। और तुम क्यों परेशान होती हो? तुम होगी ना मेरे साथ वहां पे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अरे चीनी खत्म हो गई, मैं जरा लेकर आती हूँ। आदिल, आदिल। हाँ सुमैया, आओ बैठो। नहीं, बस वो घर पे मेहमान आए ना, चीनी खत्म है, चीनी चाहिए थी। हाँ मुझे पता है, अब तो तुम सिर्फ जरूरत के वक्त ही आती हो। पता नहीं मेरी वो दोस्त कहाँ खो गई जिससे मैं घंटों बातें करता था। तुम उस दोस्त को याद करते हो? हाँ, बहुत शिद्दत से याद आती है। उस दोस्त के लिए इतना ही काफी है कि कोई उसे याद करता है, उसकी कमी को महसूस करता है। तुम नहीं जानते आदिल, तुम्हारी ये बात सुन के मुझे कितनी खुशी हुई है।
और यही छोटी छोटी खुशियां मेरे लिए बहुत मानी रखती हैं। अच्छा कुछ देर बैठो तो सही। नहीं नहीं, घर पे मेहमान आए, लगता है आज तो शादी की तारीख लेकर ही जाएंगे। मुझ पे खुशी और उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं चीनी ले लूं? हाँ ले लो। तुमने वही कहा जो मेरे कान सुन रहे हैं? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ अकबर? नहीं खाला, मैंने भाईजान से ये बात साफ साफ कह दी कि सुमैया आपसे शादी नहीं करना चाहती। भाईजान ने यही शर्त रखी थी ना कि अगर उनकी शादी सुमैया से ना हुई तो उस घर में मदीहा भी नहीं बस सकेगी। तो मैंने उनको ये बात खुले लफ्जों में बता दी कि मदीहा मेरी बीवी है, उसको मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। मदीहा बहुत प्यारी है और अब वो मेरी शरीके हयात है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तुमने साबित कर दिया बेटा कि तुम मेरे दामाद भी नहीं बेटे हो, और तुमने सुमैया के बारे में भाई बन के सोचा है। बस खाला, अब आप ये खुशखबरी जल्दी से जाकर सुमैया को सुना दीजिए। मैं उसे बता दूंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। भाई अनवर, तुम्हारी बीवी तो बांझ निकली। मैं कहती थी ना, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये वो दरख्त है जो साया तो दे सकता है मगर फल नहीं, और ये साया भी कब तक? अच्छा ये रिपोर्ट देखो। अरे रिपोर्ट तो देखते ना। अब्बा मियाँ, उठिए, कुछ खा लीजिए। उठिए, पानी पी लीजिए। अब बस ज़ेबुन्निसा, सुना है मुंशी के बेटे का भी रिश्ता कहीं और तय हो गया है। जी अब्बा मियाँ। बिल्कुल उस तरह जिस तरह वकास की शादी कहीं और हो गई थी। हम बेटा अपने आप को तुम्हारा गुनहगार समझते हैं। हाँ, गुनहगार समझते हैं। कहीं तुम भी तो हमें। नहीं अब्बा मियाँ, आपकी रजा में हमारी जिंदगी कुर्बान। हमें बहुत मलाल है, अपने फैसलों पर बहुत मलाल है बेटा। बस एक मोहलत चाहते हैं, ये केस का फैसला हमारे हक में हो जाए, हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। और फिर तुम देखना, तुम्हारी और तुरदन की शादी हम इतनी शान और शौकत से करेंगे कि दुनिया देखेगी। हजूरी से कहो मास्टर को बुला लाए। जी। क्या इतना सब काफी नहीं? क्या अब भी किसी उम्मीद की गुंजाइश है? और कितनी बार छोड़ोगी मुझे? और एक मैं
कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं। कह चुकी है वो, उसे कभी मुझसे प्यार था ही नहीं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, हम तुम्हारी मोहब्बत में खुद को कुर्बान तो कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं बिलाल कि हम अपने दादा नवाब वक़ार अहमद का फख्र, गरूर, आबरू सबको साथ लेकर तुम्हारे साथ निकल खड़े हों। हम उन्हें ऐसे खाली हाथ नहीं कर सकते। हमें भूल जाओ, हो सके तो हमें माफ कर देना और समझ लेना कि हम कभी तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं थे। बिलाल, तो तुमने जाने का फैसला कर लिया? कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन ये छुट्टियां तुम यहाँ भी तो गुजार सकते हो। भाभी, दोस्त के साथ उसके गांव जाऊंगा तो थोड़ा जहन बढ़ जाएगा। ऐसे भी अब तो जिंदगी बोझ लगने लगी। मेरा भी बहुत बुरा वक्त है बिलाल। अनवर का रवैया बहुत बदल गया। शाइस्ता आपा उसे हर वक्त ये एहसास दिलाती रहती हैं कि मैं उसकी जिंदगी में एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या हो गया शाइस्ता आपा को? आखिर वो चाहती क्या है हमसे? हाँ, फिक्र ना करें। अनवर भाई वक्ती तौर पे उनकी बातों में आ सकते हैं, मगर आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते। इतना मैं उनको जानता हूँ। पता नहीं बिलाल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। सुनिए सुनिए, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एक बार होता। अरे वाह 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 नवाब साहब, मिर्जा गालिब की शायरी के साथ क्या इंसाफ करते हैं आप। अरे मास्टर साहब, अगर हम नवाब वकार अहमद ना होते तो मिर्जा गालिब तो जरूर होते। जी नवाब साहब, मगर शायरी में दाद से ज्यादा तनकीद सुनने को मिलती है। और यहाँ किसी की क्या मजाल के। हजूरी, हजूरी, 2 कप चाय ले आइए। नवाब साहब, सबसे पहले तो आपसे माजरत चाहता हूँ, आने में कुछ देर हो गई, कुछ जरूरी काम से फंस गया था। आप हुक्म कीजिए। अब हम क्या कहें मास्टर साहब, कहूं किससे मैं कि क्या है। शब गम बुरी बला है, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। वाह 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 नवाब साहब, मगर ये मरने मराने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। मरना तो सभी को है मास्टर, क्या ही खुश नसीबी हो अगर एक बार मरना ही काफी हो तो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा नवाब साहब, कि आपकी शायरी पर दाद दूं या छुपी हुई उलझन को तलाश करूं। ये तो मास्टर साहब आप पर मुनहसर है ना। कहिए ना नवाब साहब, क्या बात है? अरे कुछ नहीं मास्टर, वही बात जो हर बाप के दिल में धड़कती है। अपनी औलाद की खुशियां, उनका मुस्तकबिल, उनकी शादियां। हमारी अना का साया हमारी बच्चियों की खुशियों को ढके हुए है। इसी बात का डर अब हमको खाने लगा है। अब तो फिक्र होने लगी है मास्टर। आप फिक्र न करें नवाब साहब, रब ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस आप सिर्फ अपनी सेहत की फिक्र करें। अरे सारी खुशियां तो आप ही के दम से हैं, मुस्तकबिल और सब कुछ। अब जब तक इन बच्चियों के घर नहीं बस जाते, इस फिक्र से बचना तो नामुमकिन है।
हमें दुर्योधन की बहुत ज्यादा फिक्र है। अगर उसका कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अरे आप ही ने तो उसको दोबारा पढ़ने की इजाजत दी है नवाब साहब, उसे पढ़ने दें, कुछ अपना काम करने दें। और आजकल के तो तकाजे यही हैं, और मैं सिर्फ ये आपके लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी यही समझाता हूँ। और अब देखिए ना नवाब साहब, आदिल की बात पक्की होने के बावजूद भी अभी मैं उसकी शादी के हक में नहीं हूं। तो क्या आदिल का रिश्ता आप तय कर चुके हैं? जी नवाब साहब, दरअसल वो मेरा इरादा अपनी बहन की बेटी लाने का है। पढ़ी लिखी है, आदिल के मिजाज को समझती है, और सबसे बढ़कर मेरी भांजी है। मन सीप का तू मोती